नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से ये यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 131 बेटियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही साथ कहा कि यात्रा के जरिए समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल को सोनीपत में अखंड भारत यात्रा समाप्त होगी। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा यानी आज से मिला करके 10वीं यात्रा है। इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें बनी हुई हैं। और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा में अलग अलग मंडियों से गेहूं की फसल की आवक जारी है। किसान मंडी में आकर अपनी फसल को एमएसपी पर बेच रहे हैं। साथ ही साथ अब तक जिले में 9,03,666 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और अब फसल को खरीद एजेंसियों से खरीदा जा चुका है। वहीं किसानों का कहना है कि इस बार मंडियों में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा, आते ही फसल मंडी में बिक रही है। इसके साथ ही किसानों ने एमएसपी पर फसल के दाम मिलने से खुशी भी जताई है। अच्छी तरह बिक्री है जी, बढ़िया बढ़िया बिका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके। सरकारी 2015 की कोई समस्या नहीं जी, कोई समस्या नहीं, कुछ ही नहीं, सब ओके बढ़िया अच्छी तरह। आगे देखो जी क्या होते, बोनस आना चाहिए। 9,03,666 क्विंटल प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के आ चुकी है, जिसमें से 21,566 क्विंटल प्राइवेट है। ये पूरे सिरसा जिला का आंकड़ा? हाँ जी, सिरसा जिले का आंकड़ा है कल तक का। और कल से स्पीड पकड़ी है, कल की है 5,08,252 क्विंटल बोली है। अब इसके बाद आगे ज़्यादा ही आएगी। इंतजाम जी, जैसे हमारे पास सेंटर हैं, मंडियां हैं, पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 65 मंडियां हैं, जिसमें 2 सेंटर ऐसे हैं जो फिजिबल नहीं है, हस्सू। कैथल के एम्प्लॉयज कॉलोनी में एक युवक ने खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, आत्महत्या से पहले से मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने लिखा कि उसकी पुत्रवधू तन्विका और उसके परिवार के लोग उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पता चला उसका करैक्टरलेस थी, चलती थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे बार बार प्रेशर बना रहे थे कि तुम इसको रखो। मैं मना कर रहा था। फिर हमने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद पंचायत हुई। पंचायत में कहते हैं कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों को बारे में सोचो, जो हो गया कोई बात नहीं।
फिर उस पंचायत के दौरान प्रकाश चहल, दलबीर चहल की थाना और कुलबीर चहल ने मेरे पिताजी के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुत्र वधू से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है पुत्र वधू से परेशान होकर। गुरुग्राम में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना महंगा पड़ गया। दरअसल इस तूल पकड़ते मामले को लेकर के जहां गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके दोनों संस्थाओं को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया, तो वहीं बीती 8 अप्रैल को फोर्टिस अस्पताल से ब्लड टेस्ट के सैंपल के लिए डिलीवरी किए जा रहे ट्रायल की तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्काई एयर मोबिलिटी और एसआरएल डायग्नोस्टिक्स ने ट्रायल के लिए तो काफी तैयारियां की, लेकिन ड्रोन उड़ाने की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा। वहीं मामले की शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये एयरफोर्स अथॉरिटी ने शिकायत की थी कि उनके जो 3 किलोमीटर का प्रतिबंधित एरिया है उसमें ड्रोन उड़ाया जा रहा है, जिससे वहाँ सुरक्षा को खतरा है, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 18 पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आदित्य कुल श्रेष्ठ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे ड्रोन बरामद भी किया गया है, जो नो फ्लाइंग जोन में उड़ाया जा रहा था। उनके पास ना कोई अनुमति थी ना कोई एनओसी थी, इसलिए हमने उनके अगेंस्ट। खबर सोनीपत से, जहां राय स्पोर्ट्स स्कूल में नई कक्षाएं लगनी शुरू हो चुकी हैं, जिसका शुभारंभ विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा हवन करके किया गया। हवन में शामिल हुए विद्यार्थी नई कक्षाएं शुरू होने से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं शिक्षकों ने भी दावा किया है कि भारत की प्राचीन संस्कृति से समय समय पर विद्यार्थियों को अवगत करवाते रहेंगे, ताकि उनमें वैदिक ज्ञान भी बना रहे। आर्यन सदस्य का छात्र हूँ। आज हमारे सर कर्नल अशोक मोर सिंह ने हमारे देश के लिए शहीद हुए बच्चों को आज नमन किया है और आज हमारे स्कूल के 50 साल भी पूरे हो चुके हैं। तो सर ने आज उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम किया था और सभी जो हमारे देश के लिए शहीद हुए उनको नमन भी किया है। मोतीलाल नेहरू स्कूल का आज 50वां एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है। ये मोतीलाल नेहरू स्कूल की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है। इसको 50वें एकेडमिक सेशन को शुरू करने के लिए हमने आज बच्चों के लिए हवन करवाया, जिससे कि हमारे आगे आने वाले 50 एकेडमिक सेशन मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स के और भी बड़े लेवल पर, ऊंचे स्तर पर जाए मोतीलाल नेहरू स्कूल। और इसी दिन हमने आज एक 108 फीट ऊंचा भारत का झंडा लहराया अपने स्कूल के अंदर और एक उसके लिए प्लेटफॉर्म बनवाया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारी ज़िंदगी के अंदर और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम ऐसे कदम बढ़ाते रहेंगे और मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एक और भी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। स्कूल के बारे में तो इतना कुछ बोलना है कि क्या बताएं आपको। स्कूल में हमें ऐसा बना दिया स्कूल ने कि कॉन्फिडेंट, टुडे आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, आई कैन गो एनीवेयर लाइक। और इतना मेरा इसमें स्कूल की, हमारे अभी राइस स्कूल के हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, तो हम वो भी उनको ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे पुराने दोस्त हैं। पुराना बचपन हमारा याद आ जाता है। स्कूल में आई वॉज अ स्विमर ऑल्सो, इसकी एक्टिविटीज़ बहुत चलती थी। और आज का जो योग हुआ है, इसमें यज्ञ हुआ है, ये बहुत अद्भुत सा था। आई एम वेरी लकी कि स्कूल ने मुझे इनवाइट किया एज आई एम 81 बैच, तो इतने सालों बाद मैं स्कूल आई हूँ। आफ्टर 86 मैं पास आउट हुई थी, उसके बाद मैं अब स्कूल आई हूँ। तो मुझे एकदम ऐसा लगा है कि स्कूल एक चेंज सा और अपना सा, हर एक चीज़ मुझे, हर एक कोना
स्कूल का याद आ गया कि यहाँ हम क्या करते थे, यहाँ हम तिगांव के सरकारी अस्पताल में मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक राजेश नगर मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले, विधायक ने जांच शिविर में पहुंचकर प्रत्येक जांच डेस्क का जायजा लिया और लोगों से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की जानकारी भी ली। वहीं विधायक राजेश नागर ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में एम्स के विशेषज्ञ मुख्य रूप से मौजूद हैं, जो लोगों की जांच कर रहे हैं और यहां पर हर तरह की बीमारी का इलाज किया जा रहा है। तिगांव जो गांव है, एक हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ आज एक एम्स के जो हमारे बड़े डॉक्टर्स हैं, सर्जन भी यहाँ पे आए हुए हैं, कैंसर के भी डॉक्टर्स आए हुए हैं, आंखों के भी यहाँ पर डॉक्टर्स आए हैं जो आंखें चेक भी कर रहे हैं और साथ में चश्मा भी जो भी दे रहे हैं साथ साथ, और हड्डियों के डॉक्टर भी आए हुए हैं और एक मेगा कैंप यहाँ पर लगाया जा रहा है। कितने दिनों तक लगाया जाएगा या फिर आज ही रहेगा ये आज कैंप लग रहा है। इस तरह के कैंप अभी 18 को खेड़ी में लगेगा, इस तरह से और हमारे भविष्य में जारी रहेगा। सर यहाँ पे डेफिनेटली आज सार्कोमा कैंसर केयर फाउंडेशन एम्स दिल्ली की ब्रांच की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ा मेगा कैंप का आयोजन किया गया है और उसमें जो क्या है पूरी की पूरी फैकल्टी एम्स की आई है। एम्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जैसे छाती और फेफड़े के विशेषज्ञ हैं, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आंखों के रोग के विशेषज्ञ हैं, अपने हड्डियों के विशेषज्ञ हैं, अपने दंत चिकित्सका। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे करीब करीब 10-12 काउंटर लगे हैं और हर प्रकार की जांच की जा रही है। पेशेंट को बीपी, वेट, शुगर, उनकी हाइट, उनकी ईसीजी और किसी भी स्त्री की अगर कैंसर की कोई संभावना, प्राइवेट पार्ट की कैंसर की संभावना की आशंका है, उसकी भी उनके सैंपल लिए। जींद में गर्मी की मार जारी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस साल जहां सरसों में किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने से कमाई बढ़ी, तो वहीं गर्मी के चलते गेहूं के उत्पादन कम होने से किसान परेशान हैं। सरसों से प्रति एकड़ 70,000 तक की कमाई हो रही है, जबकि गेहूं में 35 से 40,000 प्रति एकड़ भी मुश्किल है, जो पिछले साल से काफी कम है। आपको बता दें कि 20 से 50 रुपए तक के अधिक दाम दिए जा रहे हैं। प्राइवेट प्रेचर जिला की मंडियों में अब गेहूं की आवक जोरों पर है। 10 अप्रैल तक मंडियों में 13,16,573 क्विंटल की आवक हुई, जिसमें से एजेंसियों की ओर से 6,69,084 क्विंटल की सरकारी खरीद की गई। गेहूं की फसल है, उसको नियमित रूप से सर्दी की और पानी की आवश्यकता होती है। तो इस बार जैसा आपको भी पता है कि मौसम जो है अब की बार बहुत पहले से ही गर्मी का आगाज हो गया है, जिसके कारण जो है गेहूं को वो तापमान, वो माहौल नहीं मिल पाया जिसके कारण वो पूरी तरीके से पनप सके। इसके कारण से हमारा भी अनुमान यही है कि अब की बार गेहूं की जो फसल है वो 10 से 15% तक घटी है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और सरसों की अराइवल जो उसके माकूल मौसम रहा है फसल। देखिए गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो लगभग अभी जो मैं अगर बात करूं तो 6,70,000 क्विंटल के आसपास की जो सरकारी खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा पूरे जींद जिले की मंडियों में की गई है। तो शाम में मार्च के अंतिम सप्ताह में अचानक गर्मी में हुई वृद्धि से रबी के मौसम की फसल गेहूं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अचानक तापमान में हुई वृद्धि से गेहूं का उत्पादन प्रति एकड़ 3 से 4 क्विंटल कम हो गया। उल्लेखनीय है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में ही तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, जिससे क्षेत्र में बोई गई गेहूं की फसल अचानक ही पकने लगी। इस वजह से गेहूं का दाना पूरी तरीके से नहीं बन पाया और उसका आकार छोटा हो गया। आमतौर पर गेहूं की कटाई 15 अप्रैल के आसपास की जाती है। वही किसानों का कहना है कि तापमान में हुई वृद्धि के कारण गेहूं के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रति एकड़ के तो सरकार को सही भाव दे तो कोई जमींदार मारे जाएगा, नहीं तो मिलेगा तो भाव। गेहूं की पैदावार कम होने के कारण मेन है टेम्परेचर का, क्योंकि मार्च के महीने में जो टेम्परेचर है ना गेहूं के लिए 20 से 25 डिग्री रहता है,
जो अब की बार स्टार्टिंग से जो टेम्परेचर है वो 30 से पार है, जिसमें गेहूँ की पैदावार जैसे दूध या दाना बढ़ता है उसमें से दाना का साइज बढ़ना होता है इसमें मार्च के महीने में, वो साइज बढ़वार नहीं हुई थी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह से साइज है वो सिकुड़ गया। उसके कारण जैसे नॉर्मल जैसे पैदावार अपनी जैसे 40-45 के आसपास होने की संभावना थी, वो ऑटोमेटिकली 5 से 8 मन पैदावार प्रति एकड़ की कम। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत में नकल करते पाए गए छात्र। आंवली और भैंसवाल में परीक्षा केंद्र में नकल हुई। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने छापेमारी की। दोनों केंद्रों में हुई 10वीं की गणित की परीक्षा रद्द। तो सोनीपत में नकल करते हुए छात्र पाए गए। आंवली और भैंसवाल में परीक्षा केंद्र में नकल करते हुए छात्र पकड़े गए। दोनों केंद्रों में 10वीं की गणित की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सोनीपत में नकल करते हुए पकड़े गए छात्र। आंवली और भैंसवाल में परीक्षा केंद्र में हुई नकल। इसी के साथ आपको बताते चले, दोनों केंद्रों में हुई 10वीं की गणित की परीक्षा रद्द। सोनीपत में नकल करते हुए पाए गए छात्र। इस वक्त की बड़ी खबर, बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने छापेमारी करी और उन्होंने पाया कि यहां पर जमकर छात्र नकल कर रहे थे, जिसके बाद 10वीं की जो गणित की परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया गया। सोनीपत में नकल करते पाए गए छात्र। आंवली और भैंसवाल में परीक्षा केंद्र में छापेमारी की गई। तो आपको बताते चलें, सोनीपत में नकल करते हुए छात्र पाए जाते हैं, जिसके बाद 10वीं की गणित की जो परीक्षा उसे रद्द कर दिया जाता है। दोनों केंद्रों में 10वीं की गणित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सोनीपत में नकल करते पाए गए छात्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ऐसे में आपको बताते चले, सोनीपत में नकल करते हुए छात्र पाए जाते हैं। आंवली और भैंसवाल में परीक्षा केंद्र में नकल हुई। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने छापेमारी की। खबर तोशाम से है, जहां पर तोशाम के गांव बीरन की ग्राम पंचायत ने गांव की ग्राम सभा आयोजित की। इस दौरान क्षेत्र के सांसद, कृषि मंत्री, पूर्व विधायक और जिला उपायुक्त से ग्रामीणों को खरीफ फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। इस संबंध में गांव के सरपंच ताराचंद यादव ने अपने निवास पर लोगों की बैठक आयोजित करके समस्या का समाधान करवाने की मांग करी। गांव में निर्वतमान सरपंच ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव बीरन के आसपास के सभी गांव में फसलों में हुए नुकसान की मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सरकार ने भी खरीफ फसलों में नुकसान का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। हमारे आसपास के अनुरोध है कि हमारे गांव में भी मुआवजा दिलाया जाए। लोग हमें बैठक इसलिए की है, वही हमारे गांव को मुआवजा नहीं मिला। हमारे आसपास के सभी गांव में मुआवजा मिल चुका है, जैसे बापुड़ा है, दिनोद है, दांगकला है, लेकिन हमारा गांव कृषि पर आधारित है। फिर भी खरीफ फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हमें नहीं मिला। कपास है, जैसे बाजरा है और ये मूंग है, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने घड़िया लोहार समुदाय के लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक हर सिर पर पक्की छत हो, इसलिए जल्द ही सभी को पक्की छत मुहैया करवाई जाएगी। वहीं जांगड़ा ने बताया कि 3 राज्यों के सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे और महम के घड़िया लोहारों को जल्द ही हर सिर पर पक्की छत के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे।
देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने 3 स्टेटों के सांसदों को हमें बुलवाया था, जिनमें हरियाणा के भी हम सभी सांसद थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्देश था सभी को कि हमें 8 तारीख से लेके और 23 तारीख तक 15 दिन एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाएं और इसके लिए गरीब आदमियों के बीच में जाएं और बीच में जाके बैठ के उनके पास जाके उनकी एक एक समस्या के बारे में सुन के नोट करके उनके समाधान के लिए उसके लिए कार्रवाई करें और सरकार को अवगत कराएं कि धरातल पर वस्तु क्या है। भिवानी नगर परिषद में हुए घोटाले के दोषियों को सजा दिलवाने और भ्रष्टाचार के लूट हुए पैसे की रिकवरी के लिए भिवानी संघर्ष समिति ने परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पुलिस पकड़े और लूटे गए पैसे की रिकवरी करवाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक बाकी आरोपी नहीं पकड़े जाते और रिकवरी नहीं की जाती तब तक वो धरना जारी रखेंगे। आज नगर परिषद संघर्ष समिति के बैनर के तले शहर के सभी संगठनों के और सभी पार्टियों के प्रबुद्धजन इस शहर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ नामबंद हुए हैं और जब तक इनकी रिकवरी नहीं होती, जब तक बचे हुए को दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक ये सारी शहर की संघर्ष समिति है जोरदार तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। नारनौद में बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया और निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। वहीं जिला प्रधान विकास बेनीवाल ने कहा कि उपमंडल अधिकारी की ओर से अनुबंधित कर्मचारियों को जानबूझकर गलत तरीके से तबादले करके बार बार परेशान किया जा रहा है। एक तो जो गलत तबादला हमारे कर्मचारी का किया है वो कैंसिल किया जाए, उसके साथ आगे से भी भविष्य में किसी अनुबंधित कर्मचारी का तबादला किसी गलत मंशा से, द्वेष भावना से या प्रताड़ित करने की भावना से अधिकारी द्वारा ना किया जाए। 2 दिन हमने गेट मीटिंग के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया है, उसके बाद आज धरने में ये प्रदर्शन तब्दील किया है और आगे भी आंदोलन तेज होगा जब तक उपमंडल अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते और संगठन के साथ बैठकर बात करके समस्या का हल नहीं निकालते। यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।